कौन कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर के लिए। पहला ये है ट्रम्प के बारे कि आज से 25% टैरिफ और जुर्माना के साथ भारत पर आरोपित हो चुका है। इसके पहले था टैरिफ था 26%, उसको घटा करके 25% का कर दिया गया है। 25% कर दिया कहना इसमें है। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कहाँ कहाँ कितना निर्यात कौन सा क्षेत्र में करते हैं, क्या असर पड़ेगा आगे पेपर में देखते हैं इसको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कौन है इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, इसरो के बारे में चर्चा कल कर चुके थे। ठीक है, आगे यहाँ दिया है रूस में भूकंप है, उसके बारे में दिया है। ठीक है, पानी उसके उसी कारण से सुनामी उत्पन्न हो गया है जापान सी में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है इसका। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, वही इसमें भी वही दिखाया गया है जो बारिश के मौसम से भूस्खलन हो रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कौन है नीचे मैंग्रोव वाला ही इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है, मैंग्रोव को बहाल करने भारत की तटीय सुरक्षा बदलाव आ रहा है, इसका बताया गया है। इसमें क्या मैंग्रोव का प्रबंधन कैसे कैसे इसका हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है आगे। ठीक है, उसके बाद COP 30 के सम्मेलन जो है क्या क्या बातचीत हुआ है, जो COP 30 कहाँ ब्राज़ील में हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन है, इसको लगा देख लेंगे। आगे संपादकीय है और इसमें कुछ नहीं था, तो नहीं पढ़े थे इसमें। ठीक है, वही रूस में आया भूकंप, जापान में और अमेरिका में सुनामी की लहर उठी है यह। ठीक है, इतना ही था। चलिए ये पेपर ही हो गया। अगला पेपर देखा देते हमको कौन पढ़ेंगे जो। अगला है दैनिक जागरण हो जाएगा। दैनिक जागरण में क्या पढ़ना है इसका हम चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट। ये टैरिफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें था कि इशू लगते अथी वाले तो जब तक रिपोर्ट नहीं आता जब तक कुछ चर्चा नहीं करेंगे इस पर। इसरो के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है सर इसका भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे मैं इसे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब पढ़ना है जो इस कृत्रिम मेघा के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में क्या इसकी खामियाँ हैं, क्या इसका महत्व है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इस प्रकार से पूरा न्यूज़पेपर जनसत्ता, दैनिक जागरण और बिहार से जो रिलेटेड न्यूज़ है सारा को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला न्यूज़ पढ़ा था वैसे टैरिफ के बारे में कि जो ट्रम्प है 25% टैरिफ का जुर्माना लगाने का भारत पर किया है। पहले तो 26% था, मामूली 1% के माइनस करके 25% कर दिया है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते पॉइंट बार देख लेते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यह फैसला भारत द्वारा अमेरिका के उत्पादन पर उच्च टैरिफ लगाने के जवाब में लिया गया है कि भारत भी जो अमेरिका के उत्पाद पर जो उच्च टैरिफ लगाता है। ठीक है, देख लेते हैं। भारत से अमेरिका में निर्यात अधिक होता है, लगभग 45-46 बिलियन डॉलर के साथ हमेशा प्लस में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रेड सरप्लस है 45-46 बिलियन डॉलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से अथी करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का होता है, फार्मा सेक्टर का न्यूक्लियर, और मोती एंड बहुमूल्य सामग्री, और खनिज ईंधन। ठीक है, यह पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका मतलब कि अमेरिका जनगणना ब्यूरो है, यूएस सेंसस ब्यूरो के अनुसार 2024 में अमेरिका से अधिक आयात हुआ था। ठीक है, फिर भी आयात हुआ के बाद भी 45-46 बिलियन डॉलर के
घाटा में है अमेरिका। इसी कारण से जो ट्रेड असंतुलन है उसी का सबसे बड़ा कारण है कि टैरिफ लगाने का। ठीक है, ट्रंप शासन का आरोप है कि भारत सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। उसने बताया कि सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से यह टैरिफ लागू घोषित कर दिया है। ठीक है, घोषित कर दिया है। इससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा हमारे, तो ये फार्मा सेक्टर हो गया, जर्म्स इंजीनियरी हो गया, और जो मशीनरी सेक्टर है उस पर असर पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है जो देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर किस अमेरिका ने भारत पर किस प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो ये जगह 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है अमेरिका। ठीक है, भारत से अमेरिका का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का उपयोग करते हैं, लगभग $3000 मिलियन का करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? टैरिफ क्यों लगाया है? तो टैरिफ लगाने का मुख्य कारण है कि वो कहना है कि भारत भी अमेरिका के जो उत्पादन है उस पर उच्च टैरिफ लगाता है, इसी कारण से हम भी टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, भारत को किस व्यापारिक सुविधा प्रणाली से बाहर अमेरिका जो बाहर कर दिया है? तो जीएसपी जनरलाइज सिस्टम से परफॉर्मेंस ऐसी से बाहर कर दिया है भारत को। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कि भारत का ज़्यादा निर्यात करता है, वही तो कारण होगा। ठीक है, भारत से अमेरिका में फार्मास्यूटिकल उत्पादन का कितना निर्यात होता है? तो ये है $746 मिलियन का फार्मास्यूटिकल का खाली निर्यात होता है भारत में। ठीक है, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा क्वेश्चन है, तो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाया गया जुर्माना किस नीति के तहत आएगा? तो ये आएगा कौन सा नीति के तहत? तो यूनिलैटरल पेनाल्टी टैरिफ के अंतर्गत आएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या है? 9 में भारत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया दिया है? भारत सरकार ने कहा है कि वह राष्ट्रीय हित रक्षा के आवश्यक कदम उठाएगा। भारत बोल रहा है कि जो हमारे राष्ट्रीय हित का जो होगा सही होगा उसके लिए हम सही कदम उठाएंगे। अमेरिका के अनुसार भारत का टैरिफ दर कैसी है? अमेरिका के अनुसार क्या है? 20 में सबसे अधिक है भारत का टैरिफ दर, अमेरिका के अनुसार कहना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कृत्रिम मेघा वाला, कृत्रिम मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो कृत्रिम मेघा AI है, आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, पहला AI कहते हैं अधिक प्रयोग से क्या हो सकता है? तो नौकरी समाप्त हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया मंच पर नकली सामग्री और फर्जी खबरों AI के माध्यम से प्रसारित करने में योगदान करता है। ठीक है, जनरेटिव AI जो है ChatGPT, बार्ड और जिमनी द्वारा बनाए गए सामग्री शांत और झूठ के पहचान करना कठिन कर देता है कि कौन सा सही है गलत है पहचान करना मुश्किल कर देता है ये। ठीक है, आगे है कि 2022 में सबसे पहले आया था ChatGPT। आने के बाद जनरेटिव AI तेज़ी से लोकप्रिय हो गया था। इसी कारण से AI में डीप फेक वीडियो, फर्जी ऑडियो और AI जनरेटिव फ़ोटो और गलत सूचना फैलना शुरू हो गया था, ये कहना ही है। इस बड़े तकनीक के मंच पर मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आदि जो सामग्री हैं जो AI सामग्री को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, ये साबित हो रहा है। बना तो दिए फिर लेकिन समर्थ थी उसको रेगुलेट सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने AI विनियमन विधेयक कदम उठाया है। भारत में AI नियंत्रण हेतु अभी तक कोई व्यापक नीति लागू नहीं किया। सरकार इस पर दिशा निर्देश पर कार्य कर रही है अभी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इससे क्या बनेगा? क्वेश्चन 10 को AI पहला क्वेश्चन है कि कौन सा AI आधारित चैट बोर्ड 2022 में लागू हुआ था? तो ChatGPT लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है AI के अत्यधिक प्रयोग से निम्नलिखित में से क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है? तो बेरोजगारी बढ़ सकता है और गलत सामग्री का प्रसार हो सकता है। डीप फेक तकनीक किससे संबंधित है? तो ये है नकली वीडियो और जो ऑडियो बनाता है उसे डीप फेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा देश AI नियमन के विधियन ला चुका है?
तो कौन ला चुका? चाइना है, जो एआई के नियंत्रण करने के लिए विधियाँ ला चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एआई नियंत्रण हेतु क्या स्थिति है? तब प्रारंभिक चरण में भी कार्य हो रहा है, कोई अभी नियम कानून इसका नहीं आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोशल मीडिया मंच पर नकली सामग्री को प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है जनरेटिव एआई। इसी कारण से आसानी से फोटो और वीडियो बनाया जा सकता है। एआई किस वर्ग के नौकरियों का सबसे अधिक खतरा है? तो जो शिक्षक हैं, लेखक हैं, मीडिया हैं, उनको ज़्यादा है खतरा इससे है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एआई का उपयोग कौन सा लाभ इस लेख में विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो ये संवाद को तीव्र और क्षमता को वृद्धि करेगा। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। जनरेटिव एआई का सबसे बड़ा नैतिक संकट क्या है? तो ये है कि गलत और सही का पहचान करना बहुत मुश्किल कर देता है। डीप फेक टेक्निक पर संवैधानिक लागू प्रभावित हो क्या है? तो ये चुनाव प्रक्रिया में। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला में था कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत का जो आर्थिक विकास दर रहेगा 2026 में 6.4% रहेगा। 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य में दी गई अतिरिक्त जानकारी में कहा कि भारत के आंकड़े का अनुमान है कि विगत वर्ष के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है। कैलेंडर वर्ष के आधार पर भारत का वृद्धि अनुमान कितना था? 25 में 6.7 था। ठीक है। 2025 में 6.7 था, 2026 में इसको 6.4 है। ठीक है। आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के अनुसार डेनिज ईगन ने प्रेस वार्ता में ये बात बताया है। ठीक है। आगे इसके बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएमएफ का वृद्धि दर 2025 में रखा था कितना? ये 2025 में रखा था, रख करके 2025 में रखा था 6.7। 2026 का अनुमान लगाया कि भारत का विकास दर रहेगा 6.4 रहने का अनुमान है। ठीक है। आईएमएफ के अनुसार भारत की वृद्धि दर स्थिर मुख्य कारण घरेलू मांग को मजबूत करना है। घरेलू मांग जो मजबूत है उसी कारण बताया है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि है। आईएमएफ ने कहा है कि आईएमएफ ने यह आकलन कब दिया था? जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, उसी में दिया है अपना रिपोर्ट। ठीक है। भारत का जीडीपी 2024 में 6.5% की रही थी, जो आईएमएफ को जो थी था उससे अधिक था इसका। ठीक है। भारत का वृद्धि दर वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक रहने को उम्मीद है। ठीक है। इसमें बताया है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा कोष भारत के आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 में कितना रखा है? 2026 में 25 में रखा था 6.7, जबकि 2026 में रखा है 6.4 रखा है। ठीक। आईएमएफ के रिपोर्ट बताएगा कि वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? 2 मुख्य कारण है कि इसे घरेलू मांग और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होगा। ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2025 और 26 में कितने रहेगी? वैश्विक वृद्धि दर मात्र 3.2% ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आईएमएफ के द्वारा आकलन किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में बताया गया है कि भारत का 2026 में वृद्धि दर रहेगा 6.4 रहेगा। आईएमएफ के अनुसार भारत का 2025 में जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगा? 2025 में था 6.7 था, 2026 में था 6.4 था, अनुमान लगाया गया है। अगला देख लेते हैं कि भारत का स्टैंड क्या रहता है फिलीपींस इजराइल और फिलीपींस विवाद में। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि 2 राष्ट्र ही एक के अलावा कोई संविधान नहीं है। ठीक है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? पर्वत नेनी ने कहा है कि 2 राष्ट्र ही होना चाहिए। भारत इसका हमेशा से आया है कि 2 राष्ट्र थ्योरी को पालन करते आया है। इसके क्वेश्चन क्या बनता है? पॉइंट क्या है जो देख लेते हैं आगे। चलिए आगे आ जाइए। पहला है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन में विवाद की स्थिति स्पष्ट है कि 2 राष्ट्र समाधान का एकमात्र विकल्प है। भारत पर जोर देता है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत 2 थ्योरी लागू हो। भारत ने कहा है कि केवल सैन्य समाधान इस संकट का उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है। कि सैनिक लागू करने से समाधान नहीं होगा, इसे कूटनीतिक समाधान भी तलाशना होगा, यह संभव है इसके तहत। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व भी रुचिरा कंबोज ने व्यक्त किया था। रुचिरा कंबोज ने व्यक्त किया है इसको। ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
भारत ने कहा है कि हिंसा के समाप्त करना, शांति, सुरक्षा व स्थिरता की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए इसके तहत। ठीक है, यह सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र के 28 से 30 जुलाई के अंतर धार्मिक व सांस्कृतिक संवाद के लिए आयोजन किया गया था। ठीक है, वहाँ यरूशलेम के ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक स्थिति बनाए रखने के बात को दोहराया है कि जो यरूशलेम है वो ऐतिहासिक स्थिति बनाना चाहिए, किसी का राजधानी नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलीपीन विवाद के समाधान के लिए किस विकल्प का सर्वोत्तम दिया था? 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सर्वोत्तम माना, 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी माना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व को कौन कर रहे हैं? तो ये रुचिरा कंबोज है। कौन है? रुचिरा कंबोज है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व में बयान दिया ही। भारत ने इजराइल फिलीपीन विवाद के समाधान के लिए किस उपाय को माना है? तो माना है कि सिर्फ सैन्य शासन नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत ने फिलिस्तीनियों को किस अधिकारों के समर्थन की बात किया है? तो स्वतंत्रता, गरिमा और संप्रभुता की बात किया है। 2 राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो ही दोनों देश स्वतंत्र रूप से 2 देश बनाना है। अगला पढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान के जैसलमेर में सिंधु घाटी सभ्यता है ना, कि रेगिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के उपस्थिति का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का आपसे 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसको शोधकर्ताओं ने ऐसा खोजा है कि हड़प्पा कालीन पुनर्स्तर खोजा के मिला है यहाँ। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है देख लेते हैं एक बार नीचे आके। 1 मिनट, चलिए क्या है कि यह खोज राजस्थान के जैसलमेर जिले के खुहड़ी गांव के पास एक युवक 84 क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, शोधकर्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थलों की पहचान किया गया है। यह खोज 26 शताब्दी से पुराना है, जानवे करते हैं सब लोग। यह पहला अवसर है कि रेगिस्तान में इतनी स्पष्ट व सिंधु घाटी सभ्यता को उपस्थिति के प्रमाण मिला है। ठीक है, स्थल पर मिले पुराने बर्तन, डिजाइन के टुकड़े, जली हुई मिट्टी और वस्तु आदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलते जुलते हैं। इसमें ना इसके क्वेश्चन क्या बन सकता है जो देख लेते हैं। तो जो जैसलमेर में मिला है वो सभ्यता कौन से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है खोजे गए पुरास्थल में किस कालखंड का माना जाता है? तो कब से कब तक? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व को माना जाता है, जो हड़प्पा का समकालीन है। उस पुरास्थल का खोज किस राज्य में हुआ है? तो ही राजस्थान में हुआ। इसी का क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, बाकी सब 5वां क्वेश्चन सब वही है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि ये आगे बिहार न्यूज आ गया कि पहले दिन मेट्रो 3 स्टेशनों पर रुकेगी। ठीक है, शुरुआत कहाँ से कहाँ होगी जैसे देख लेते हैं। शुरुआत होगी ISBT से शुरू होकर भूतनाथ तक चलेगा, सितंबर में मलाई पकड़ी तक भी चलेगा ये। ठीक है, उद्घाटन को लेकर 15 से या 15 व 23 अगस्त को इसको लाठी शुरू करने के लिए इसका हुआ जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। 1 मिनट नीचे आके। ठीक है, हाँ कि पटना मेट्रो का पहला चरण शुरू हो जाएगा अगस्त जब शुरू होगा, या तो 23 अगस्त को हो या तो 15 अगस्त के हो। 2025 को शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक स्टेशन केवल 3 स्टेशन कौन कौन सा होगा? ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन तक सीमित रहेगा इसका। कुल परियोजना की लंबाई 31.9 किलोमीटर है, जिसमें से 15 किलोमीटर एलिवेटेड है और 16 किलोमीटर अंडरग्राउंड चलेगा ये। ठीक है, चलिए यही है और कुछ नहीं इसमें है। उद्घाटन का संभावना 15 अगस्त को विचाराधीन है, जो होगा तो देखेंगे। अगर पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है, वही क्वेश्चन नंबर 1 है कि पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण में कुल लंबाई कितना है? तो पहले चरण में कुल लंबाई 31.9 मीटर है। तो 31.9 मीटर है, आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन दूसरा है कि पटना मेट्रो के पहले चरण किस स्टेशन के साथ शुरुआत होगा? तो ISBT से भूतनाथ चलेगा। ठीक है, कौन सा एजेंसी जो इसको बना रहा है पटना मेट्रो को? दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ठीक है, पहला दिन कौन कौन स्टेशन पर रुकेगा देख चुके हैं। पटना मेट्रो का उद्घाटन संभावना तिथि
जिस दिन फिक्स हो जाएगा उसी दिन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये पहला इसमें कि पहला जो बच्चा होने पर 5,000 रुपये मिलेगा, दूसरा बच्चा अगर लड़की हो तो 6,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब तक इसे 4 करोड़ से अधिक लोगों को इसको लाभान्वित हो चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसमें हो जाएगा। इसमें बात वही है, इसमें क्वेश्चन बना दिया है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। अगला पढ़ना है बिहार के न्यूज है, जिन्हें पुलिस लॉन्च करेगी सिटीजन सर्विस पोर्टल, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक पोर्टल भी पंजीयन करा मांग सकती है पुलिस से मदद, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक पोर्टल भी पंजीयन करा मांग सकते हैं पुलिस से मदद, गोपनीय सूचना को दे सकता है जानकारी। इसके लिए है कि 12 तरह की सुविधा इसमें आम लोगों के ऑनलाइन मिलेगा और पोर्टल पर प्राथमिकी के प्रति प्राप्त करने के लिए होगा सुधार। इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें सुविधा मिलेगा, जो जो इसमें मिलेगा उसको आगे में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ने अगस्त 2025 में कौन सा थी लॉन्च किया था, सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, आम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें कोई 12 प्रकार की सुविधा है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सुविधा, प्राथमिक गुप्त साक्ष्य, ई साक्ष्य रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ इसमें किराएदारी, नौकर सत्यापन सारा का सारा इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं आगे क्या इसमें है, ठीक है। वही है कि अगस्त में शुरू हो जाएगा। इसमें 12 प्रकार की सुविधाएँ मिलेगा क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिटीजनशिप एक पुलिस नेटवर्क से जुड़ा है, तो किसे, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम है, CCTNS, उससे जुड़ा है ये, ठीक है। ये जो बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल कितने पुलिस थाने से जोड़ा जा रहा है, तो इसको इतना क्वेश्चन हाथी न है। आगे बढ़ते हैं। तो सही इतना रखना, बिहार में सिटीजनशिप लॉन्च किया जा रहा है, उसी के बारे में पढ़ना था। अगला पढ़ते हैं। अगला था पान उत्पादन को जो करने वाले उनको अनुदान मिलेगा, ठीक है। ये भारत थी सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत पान उत्पादन किसानों के लिए पान विकास योजना लागू की है। योजना का स्वीकृति राज्य स्कीम मध्य के वित्त वर्ष 2024-25 से 25-26 तक 2 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। पान विकास योजना है जो बिहार सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा इसमें, ठीक है। यह योजना कब से कब सकता है, 2024-25 से 25-26 तक 2 वर्षों में 4 करोड़ 99 लाख इतना रुपये राशि को आवंटित किया जाएगा इसमें। योजना का मुख्य उद्देश्य है 7 पान उत्पादक जिले हैं, नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली, सारण में पान की खेती को विस्तार करना है, ठीक है। नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण में जो पान की खेती है तो उसका विस्तार करना है, ठीक है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के सरकार का उद्देश्य है कि पान उत्पादकों को आय में वृद्धि करना इसे होगा, ठीक है। अब पान खेती के लिए किसानों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सहायता दिया जाएगा इसको। चलिए यही क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो पाठ जो कि वही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पान विकास योजना था, ठीक है। इसमें कितना राशि सहयोग दिया जाएगा इसके तहत, 4 करोड़ लगभग 5 करोड़ इसमें है, ठीक है। जो ये है बिहार के किस क्षेत्र में पान की खेती का विस्तार होगा, तो ये किस क्षेत्र में होगा, तो 7 उत्पादक जिले में होंगे। जब देखे थे वैशाली, गया, औरंगाबाद इसमें एरिया में था जो। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं पेपर में क्या था। ये था इंटरनेशनल थी खेल का न्यूज है कि 19 वर्षीय दिव्या ने हम्पी को हराकर, ठीक है, इतिहास रच दिया। महिला संदर्भ विश्व कप जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बनी है, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बनी है। ये टाई ब्रेक में इसको हरा दी थी, ठीक है। ये 88वां ग्रैंड मास्टर बनी भारत की दिव्या देशमुख। ऐतिहासिक जीत के बाद ग्रैंड मास्टर भी बन गए। इसको कितना इनामी राशि मिला है, कुल बहुत पैसा मिला है, ठीक है।
इसके बारे में देख लेते हैं। दिव्या की उपलब्धि क्या है, उसने पहले 2022 में भी शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत पदक जीत चुकी है। अंडर 19 में शतरंज में भी जीत चुकी है। 2024 में शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत टीम स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। एशियाई शतरंज में चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा देख लेते हैं। चलिए आगे वही 88वां, इसको याद करने में 88वां ग्रैंड मास्टर बन गई है कौन, तो ये दिव्या बन गई है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो महिला शतरंज विश्व कप की विजेता कौन बनी, वही सेम दिव्या देशमुख बनी है, 88वां ग्रैंड मास्टर बनी है। और उसको राशि मिला है, उतना राशि नहीं पूछता है, जब पूछा उसी कवर करना है। चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही था, आज ख़त्म हो गया। थैंक यू।